हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस बिन मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा क्लास है वो आप सब समझ गए होंगे किसका होगा, पारिवारिक आय का। क्योंकि आय और व्यय आज हम दोनों कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आज दो टॉपिक आपके कवर होंगे। क्योंकि व्यय बहुत छोटा सा है तो हम उसको भी यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। तो कल क्योंकि हमने बजट पढ़ा था तो बजट के बाद आपका आय व्यय ही पढ़ते हैं, है ना। या तो पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो बजट हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं क्या? देखो, आय मतलब हमारी कमाई जो हम हर महीने जैसे कुछ लोगों का बिजनेस होता है तो उनमें उनकी प्रतिदिन कमाई होती है, ठीक है ना। तो या फिर मोटे तौर पे कहें, जो हम हर महीने हमारी जो एक इनकम आती है जिसके ऊपर हम बजट बनाते हैं। भाई, आय के ऊपर ही तो बजट बनाते हैं, जब पैसे होंगे तभी बजट बनाओगे, ठीक है। तो हम उसे आय कहते हैं। आय क्या होती है? हमारी कमाई होती है, हम जो भी कमाते हैं, ठीक है। गरीब व्यक्ति कम कमाता है, अमीर व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, ठीक है। मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास की इनकम कमाता है, मतलब एक नॉर्मल इनकम कमाता है। तो सब ये क्या है? आपकी आय है। और इस आय को जब हम खर्च करते हैं ना, उसे हम व्यय करते हैं। और जब हम मतलब उसे हम व्यय कहते हैं जब हम इस आय को खर्चते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। मतलब हमारी कमाई का खर्च व्यय कहलाता है। और बात आती है बचत। बचत क्या होती है? जब हमने आय में से माइनस किया व्यय को, मतलब हमारी आय थी 30,000, ठीक है। 30,000 हमारी आय थी और उनमें से मान लीजिए हमने 25,000 खर्च कर दिए, ठीक है। 30,000 आपकी आय थी, आपने क्या किया? 25,000 खर्च कर दिए, तो कितना बचेगा? शेष 5,000। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? यही आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, शब्दों के अर्थ भी नहीं पता होते, तो उन लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल नए कॉम्पिटिटर होते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से बता दूं। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पारिवारिक बजट क्या होता है। तो जब हम आय व्यय का संतुलन करते हैं उसे हम पारिवारिक बजट कहते हैं, और इसमें हम बचत का भी प्रावधान रखते हैं। ओके, बचत बहुत ज़रूरी है। आय हमारी कमाई होती है, जो भी हम कमाते हैं। व्यय हमारी, अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं कि हम कमाएं वही आय, हमारी पारिवारिक आय, हमारे परिवार में जो भी कमाते हैं, अगर सबका एक ही साथ है तो वो हमारी पूरी फैमिली की आय कहलाएगी, ठीक है। व्यय जो होता है हमारी कमाई का खर्च होता है। बचत क्या होता है? आय से आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो शेष बचा धन होता है उसे हम बचत कहते हैं। जो हम जीवन में आगे कोई समस्या आएगी तो हम उसका उपयोग करेंगे, जैसे कि बच्चे की शादी विवाह, शिक्षा, या कोई आकस्मिक समस्या, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, या फिर भविष्य में हमें कोई जैसे मकान बनवाना है, कुछ भी बड़ा काम करना है। तो ये बचत जो होती है दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। ओके, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्लस जो हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई दुर्घटना आदि हो जाती है, तो उस समय ये हमारे काम आती है। ओके, बचत। अब हम क्योंकि आय का टॉपिक पढ़ेंगे, हालांकि अब आय तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन डेफिनेशंस पूछी जाती हैं तो थोड़ा बात कर लेते हैं उस पर। अर्थशास्त्री होगा यहाँ पर, ठीक है। अर्थशास्त्री के, ठीक है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय क्या होता है? एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो एक निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित समय होगा। ज़्यादातर मंथली आय आपको मिलती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कैसे प्राप्त होती है? आर्थिक प्रयत्न करते हो, मतलब मेहनत करते हो आप लोग, तब आपको ये प्राप्त होती है। तथा अन्य सुविधाओं जैसे निशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा व्यय आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्यों सम्मिलित होते हैं? मान लो अगर आपको ये चीज़ें निशुल्क नहीं मिलेंगी तो भी आपको कहीं ना कहीं इसको क्या करना होगा? पैसे को यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको भी आय में ही जोड़ लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम पारिवारिक आय होती क्या है। तो यहाँ पर एक निश्चित, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो अर्थशास्त्रियों के हिसाब से थी। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं जो पारिवारिक जो फैमिली की आय होती है, मतलब उसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। एक निश्चित अवधि में परिवार की मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय धन मुद्रा जो होती है, आय का मतलब धन मुद्रा के रूप में ही हमें प्राप्त होती है ना। पारिवारिक आय कहलाता है। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में भी हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमें क्या होता है कि परिवार जैसे हमारी जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे देते हैं, तो वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं हमारी आय है भाई हमारे लिए। अगर हमारा पैतृक घर मकान नहीं मिला होता तो वो हमें वहाँ पर पैसा लगाकर अपना मकान खरीदना होता, या फिर हमें रेंट के मकान में रहना पड़ता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी आय ही कहलाती हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं निखिल एवं डॉसी की, पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर हम नॉर्मल
पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। निखिल एवं डॉर्सी ने क्या कहा है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। क्या है पारिवारिक आय? मुद्रा, वही बात आ गई, वस्तुएं या सेवाएं। देखो पहले के समय में जब मुद्रा का बहुत ज़्यादा मतलब मोल नहीं था, मुद्रा से ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं था, तो क्या होता था, वस्तु और सेवाओं की अदला बदली होती थी। ठीक है, मान लो हमारे यहाँ गेहूँ हो रहा है और जिस एरिया में चावल हो रहा है तो हमने क्या किया, बदल लिया, गेहूँ अपना उन्हें दे दिया, चावल उनसे ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके का पहले के समय में यही चीज़ें चलती थी। मुद्रा तो ये अब चलने लगी है, करेंसी, मतलब अब का मतलब ये नहीं कि आज चलने लगी, पर हाँ एक समय ऐसा भी था जब हम सीधे सीधे वस्तुओं की ही अदला बदली करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के मतलब हमारे जो परिवार होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनके निर्वाह हेतु हमें जो भी मुद्रा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। विनिमय व लेन देन का माध्यम क्या है, अगर पूछा जाए, देखो ये प्रश्न सीधा सीधा बना हुआ प्रश्न है। विनिमय व लेन देन का माध्यम क्या कहलाता है, तो मुद्रा कहलाता है। आजकल जो विनिमय का जो माध्यम है क्या है भाई, ये आपका मुद्रा है। ठीक है, ध्यान रखिए, विनिमय मतलब एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का माध्यम। अब बात आती है आय की विशेषताएं क्या हैं। आय की विशेषताएं ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको पूरी समझा दूंगी। यहीं पर थोड़ा बहुत हमने टाइपिंग भी किया, ऐसा नहीं टाइपिंग बहुत सारी है, पर हाँ जैसे कि सारे टॉपिक जो हमें इंपॉर्टेंट लगे वही टाइप किए हैं। तो आय की विशेषता क्या होती है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय आती है। ठीक है, दूसरी परिवार के सदस्यों की शिक्षा, योग्यता, श्रमशीलता के आधार पर आय होती है। तीसरी शिक्षा आय होती है, मतलब शिक्षा के माध्यम से, देखो शिक्षित व्यक्ति है जो अगर वो मेहनत करता है ना तो उसकी आय एक अशिक्षित व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, व्यवसाय भी आय प्राप्ति का साधन है। पारिवारिक जीवन चक्र में भी जो आय होती है और उसकी अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने जब पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा पढ़ाई थी तो हमने क्या कहा था, जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, विवाह होता है, उस समय ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो उस समय जो है व्यक्ति अपनी आय को सेव कर सकता है। लेकिन जब विस्तार की अवस्था आती है, सेकेंड स्टेज में पहुंचता है, तो बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, तो उस समय क्या होती है, हमें इनकम ज़्यादा चाहिए होती है, उस समय हमारी आय कम होने लगती है। ठीक है, तो हमने जब पहले सेविंग की हुई होती है, जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है, तो हमने जब पैसे बच रहे थे तो हमने सेविंग कर ली, तो वो पैसा हमारे काम आता है। ठीक है, फिर हमारी लास्ट में आती संकुचित अवस्था। उस समय भी अगर आप शुरू से बचा के नहीं चलोगे तो सारी जो धन होगा वो तो आप बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, शादी विवाह में लगा दोगे। फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका क्या होगा। तो इन तीनों अवस्थाओं में कहीं ना कहीं आय की अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है ना, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां भी एक आय, अभी मतलब ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये सारी क्या है, आपकी आय की विशेषताएं कहलाती हैं। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है उसके विषय में बात कर लेते हैं। राष्ट्र की आय पर क्या होता है, पारिवारिक आय निर्भर करती है। अब कहोगे राष्ट्र की आय से क्या मतलब हो गया, परिवार का। हाँ भाई, हमें नौकरी क्या हमारे घर में मिलती है, हमारे देश से ही, हमारे देश में या हमारे राज्य में ही क्या होता है, कुछ संस्थाएं या फिर कुछ कोई भी उद्योग धंधा हो सकता है जहां हम जाकर काम करते हैं। ठीक है, तब जब वहाँ की कंडीशन अच्छी होगी तभी तो हमें वहाँ से सैलरी अच्छी मिलेगी, है ना। मान लो जहाँ हम नौकरी करने गए वही मतलब बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल बेकार है, वहीं पर व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वो लोग हमें सैलरी क्या देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर हमारे राष्ट्र की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हमारी सैलरी भी लगभग सभी की सैलरी अच्छी होती है वहाँ पर, क्योंकि गरीबी कम होगी, क्योंकि पूरा राष्ट्र विकसित है। ठीक है ना, तो जहाँ राष्ट्र की आय अच्छी होती है वहाँ के नागरिकों की भी आय अधिक होती है। जैसे आपको उदाहरण दूँ, अमेरिका क्या पूरा मतलब देश है, यहाँ पर तो राष्ट्र से आप ये भी मान सकते हो पूरा भारत की बात हो रही है, आप ये भी मान सकते हो हम किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे राष्ट्र में हमारा देश ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है भाई, विकसित देश है, विकासशील थोड़ी ना, वो तो विकसित हो चुका है, विकासशील देश। जैसे हमारा भारत देश क्या है, अभी विकासशील, अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। और अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है, कहते हैं पूर्णतः विकसित है, मतलब सब लगभग सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, सभी की सैलरी अच्छी है। ओके, वहाँ पर डॉलर की कीमत आप जानते हो, डॉलर की कीमत हमारा इंडियन का 84 रुपीज़ का मतलब 84 रुपीज़ की जो कीमत है, वहाँ मात्र $1 की वो कीमत है। ठीक है ना, तो कह सकते हो हमारी करेंसी भी सस्ती है। तो जैसे जैसे हमारे देश की आय अच्छी होगी, हमारे देश का सारा कार्यक्रम अच्छा होगा, वैसे ही वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है ना, जब मंदी का समय आता है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। जब समृद्ध काल मतलब मान लो देश बहुत अच्छा है, खूब विकसित चल रहा है, तब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम आपको समझा देंगे, जो चीज़ें बेसिक है वो ऐसी बेसिकली बता देंगे। तकनीकी एवं औद्योगिक विकास क्या होता है, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास मतलब इन विकासों का भी इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप हर किसी को रोजगार
रोजगार नहीं दे सकते, आप हर किसी को नौकरी नहीं दिला सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं आप देखते हो, सुनते हो, जैसे मुर्गी पालन आता है, ठीक है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं लोगों के छोटे स्तर पर क्या है, उद्योग धंधे देने की वो है ना, जिससे कि कम से कम अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती, वो लोग कम पढ़े लिखे, तो वो अपने जो उनका एरिया है वहीं पर अपना उद्योग धंधा चलाकर अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है ना। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही, इसी तरीके की जो टेक्निक डेवलपमेंट होते हैं वो भी किए जा सकते हैं, है ना। औद्योगिक विकास में तो ये सारी चीज़ आ ही जाएंगी, टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया जा सकता है। जैसे जापान कहते हैं विश्व में नंबर 1 पर है, किस चीज़ में, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास में। ये प्रश्न बन सकता है कि तकनीकी एवं औद्योगिक विकास में विश्व में प्रथम नंबर पे कौन सा देश है, तो आप कहोगे जापान, क्योंकि हमारे होम साइंस के में अगर ये क्वेश्चन है तो फिर ये पूछा जा सकता है। ये आप ये नहीं कह सकते ये करंट का है या इसका है या उसका, ये आपके होम साइंस में इसलिए पूछा जा सकता है। वैसे जापान क्या है, एक छोटा सा देश है, तथा वहाँ के नागरिकों की आय भारत की अपेक्षा कैसी है, बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तकनीकी और औद्योगिक विकास ज़्यादा है, ठीक है ना। औद्योगिक एवं कुटीर उद्योग, आपको पता है जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, लेकिन उन लोगों ने उसका भी ट्रिक खोज लिया है, पोर्टेबल इस तरीके के घर बना लिए कि भूकंप आता है तो 2 मिनट में सब जर्जर हो जाता है, और जैसे ही भूकंप जाता है वो लोग अपने घर वैसे ही सही कर लेते हैं। ओके, उनके खेती की जो व्यवस्था है उनकी बहुत अच्छी है, शीशे के अंदर खेती होती है उनके यहाँ, ठीक है। तो सारी डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया कंडीशन के हिसाब से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह आता है। औद्योगिक एवं कुटीर उद्योग धंधों के विकास से लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, चीज़ें कम दाम में उपलब्ध हो जाती हैं। जब सब जगह रोजगार होता है तो चीज़ें महंगी नहीं मिलती हैं, जिससे पारिवारिक आय क्या होती है, बढ़ती है। जहाँ इस तरीके के धंधे नहीं होते हैं वहाँ के नागरिकों की आय कम होती है, क्योंकि वो डिपेंड हो जाते हैं हर चीज़ खरीदने पर, ठीक है। हर चीज़ वो मार्केट में महंगी खरीदेंगे, प्लस वहाँ पर आसपास में उद्योग धंधा नहीं है, तो वो चीज़ अगर कहीं और जगह से आएगी तो वो महंगी भी मिलेगी, ठीक है। तो वो और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से जहाँ पर तकनीकी विकास नहीं होता है, औद्योगिक विकास नहीं होता है, उद्योग धंधों का विकास नहीं होता है, वहाँ पर क्या होती है, हर चीज़ महंगी मिलती है, इस वजह से आय और कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो तकनीकी विकास भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी ये भी आय की विशेषता है। ओके, अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ, क्या होता है, कभी कभी वर्षा इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, कभी कभी वर्षा जितनी चाहिए होती है उतनी भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यही मान लो कि अगर वर्षा बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, समय पर हो जाए, मतलब एक तो टाइम पर हो जाए, जब वर्षा जैसे धान की खेती होती है तो खूब चाहिए होता है पानी, ओके। तो समय पर अगर वर्षा होने से भरपूर फसल उत्पादन होता है तो पारिवारिक आय बढ़ेगी व्यक्ति की। लेकिन वही हो जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक कोई भी विपदा आ जाए, तो क्या हो जाएगी, पारिवारिक आय कम हो जाएगी। आप देखते हो भूखमरी बढ़ती है, इससे सुसाइड केस बढ़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमने जो इसके बाद यहाँ पर रह गया, परिवार के सदस्यों की शिक्षा और योग्यता और श्रमशीलता। इसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको ये ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। भाई परिवार के सदस्य अगर खाने वाले 10 हैं, कमाने वाला 1 है, तो कहीं ना कहीं परिवार की आय प्रभावित होगी, ठीक है। सारी क्रियाएं प्रभावित होंगी, आय क्या पूरी फैमिली का सिस्टम ही प्रभावित होगा, ठीक है ना। और प्लस शिक्षित नहीं है, सदस्य भी ज़्यादा है, शिक्षित भी नहीं है, तो भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक कमा रहा है वो भी कुछ ना कुछ मजदूरी वगैरह ही कर रहा है, ठीक है ना। उनके पास योग्यता है, अगर वो लोग योग्य हैं, समझ लो इस चीज़ को, अगर शिक्षा भी है, योग्यता भी है, श्रमशीलता का गुण भी है, तो उन्हें भले ही सरकारी नौकरी ना मिले, भले ही प्राइवेट नौकरी ना मिले, वो क्या करेंगे, अपने दम पे कुछ ना कुछ अपना उद्योग धंधा खोल लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी आय को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास हो गया, प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी हो गई। राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये भी इफेक्ट करता है हमारी आय के लिए। आप जानते हो हमारे राष्ट्र में हर जगह क्या होते हैं, 3 वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है निम्न आय वर्ग, ठीक है, एक होता है निम्न, दूसरा कौन सा होता है, मध्यम होता है, और एक कौन सा होता है, धनी होता है, ठीक है, धनी होता है। मध्यम तो मध्यम ही रह जाता है, निम्न और निम्न होता चला जाता है, और जो धनी है वो और अमीर होता चला जाता है, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। असमान क्यों है भाई, ये निम्न क्यों है, क्योंकि वो गरीब है, उसकी आय कम है। मध्यम क्यों है, क्योंकि अमीर गरीब तो नहीं है, निम्न मध्यम वर्गीय जो है वो निम्न वर्ग में तो नहीं आएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हो कि वो धनी है, इसलिए वो मध्यम है, ठीक है। और धनी तो है ही धनी, ठीक है। और इनमें भी कैटेगरी होती हैं। अब जैसे एक धनी कौन हो गए, अंबानी हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है, सलमान खान हो गए, एक धनी तो ये लोग हैं, ठीक है ना। और
हमारे क्षेत्र में भी धनी होते हैं, क्या हम लोग अंबानी हैं? नहीं है, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव हमसे भी बहुत रईस हैं, हम मिडिल क्लास हैं, और हमारे बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको देख के कभी कभी हमें ये लगता है कि काश हम काबिल हो जाए। तो कुछ नहीं, इनके लिए तो ज़रूर हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो एक वो वर्ग भी है। तो हर जगह भी, हर क्षेत्र में भी ये आ जाते हैं अमीर। ऐसा नहीं है कि ये 3 कैटेगरी हमारे पूरे देश में पाई जाती हैं, हर क्षेत्र में। आप गाँव में जाओगे, जहाँ थोड़ा लोग अच्छा खाते पीते हैं, उन्हें हम अमीर कह देते हैं। जो मतलब जिनकी दाल रोटी मुश्किल से चल रही, उन्हें हम मध्यम वर्गीय कह देते हैं। और जो बिल्कुल ही जिनके पास खाने पीने को भी नहीं, वहाँ पर हम उनको निम्न वर्गीय कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हर क्षेत्र में भी ये कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय का जो असमान वितरण है, ये कहीं ना कहीं कुछ वर्ग बना देता है, और इससे भी कहीं ना कहीं आय हमारी प्रभावित होती है। क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गरीब, उनके पास इनकम है नहीं, इन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, इन्हें अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य कुछ मिलेगा नहीं, और ये प्रतिदिन इनकी कंडीशन गिरती चली जाएगी। तो ये भी आय की विशेषता है। अगर आय होती अच्छी, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग भी उच्च होता जाता, और कहीं ना कहीं उनकी इनकम भी अच्छी होती। तो ये जो वर्ग 3 आय है, वो इसका रीजन ये है कि राष्ट्रीय जो आय है उसका असमान वितरण है। भाई समान होता तो सब समान होते हैं ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक आय के प्रकार की। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है? आप कहोगे तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी मौद्रिक आय। ठीक है, मौद्रिक आय होती है जिसे हम मनी इनकम कहते हैं, मनी इनकम कहते हैं जिसे मनी इनकम। ठीक है, इनकम। दूसरी होती है आपकी वास्तविक आय, जिसे हम रियल इनकम कहते हैं, रियल इनकम। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसता है, रियल इनकम। तीसरी होती है आपकी जो मानसिक आय है, मानसिक आय तो लिखा ही हुआ है। तीसरी कौन सी आपकी मानसिक आय है, जिसे हम कहते हैं साइकिक इनकम। ठीक है, तो ये 3 तरीके की आपकी इनकम होती हैं। ओके, क्लियर हो गया? 3 तरीके की आपकी इनकम होती है। बात करते हैं मौद्रिक आय किसे कहते हैं। मौद्रिक आय को ध्यान से पढ़िएगा। मौद्रिक आय एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा, मनी के रूप में जो आय प्राप्त होती है, उसी को मौद्रिक आय। मुद्रा मतलब आपको पैसे के रूप में जो चीज़ मिल रही है, वही मौद्रिक आय है, कहा जाता है। मौद्रिक आय में क्रय शक्ति होती है। मतलब मौद्रिक आय, मुद्रा है आपके पास तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, सच में खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इज्जत और सम्मान पैसे से मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिलता भी है, कई हद तक मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल हर चीज़ को नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन इसमें क्रय शक्ति होती है। मतलब रोटी और कपड़ा मकान तो आप खरीद ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना, जब आपके पास मौद्रिक आय होती है। तो मौद्रिक आय में पूछा जाए कौन सी शक्ति पाई जाती है, तो क्रय शक्ति पाई जाती है। इससे हम दुनिया की अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं मिल सकता तो हमें वस्तुएं और सेवाएं, चलो इज्जत वगैरह सब छोड़ दो, बस जो मेन चीज़ें हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं, ये सारी हमारी पैसों से, मुद्रा से पूरी हो सकती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मौद्रिक आय कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमें मुद्रा के रूप में मिल रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो मौद्रिक आय होती है, ओके, मौद्रिक आय जो होती है उसे प्राप्त करने के लिए परिवार को क्या करना होता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, प्रयत्न, ये छोटे छोटे शब्द है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, और 3-4 शब्द बिल्कुल मिलते जुलते दे दिए जाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। क्या और क्या करना पड़ता है, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे नौकरी करनी पड़ेगी, व्यवसाय, कृषि, उद्योग धंधे, मजदूरी। तो इन्हीं चीज़ों से आपको मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जैसे परिवार को बिना आर्थिक प्रयत्न किए भी आय आपको प्राप्त हो जाती है। मौद्रिक आय मतलब प्राप्त हो जाती है, जैसे आपको पैतृक संपत्ति से आय प्राप्त हो गई, मकान का किराया आपको मिल रहा है, आपका मकान है उस पर किराया आ रहा है। ठीक है, कृषि भूमि से मौद्रिक आय प्राप्त हो रही है। मतलब आपके पास जो भूमि है वो, उसमें कृषि अच्छी हो रही है, आप पैसे कमा रहे हो उससे। ओके, लगान जो है, इससे भी आपको, लगान का मतलब क्या होता है, रेंट। ठीक है, रेंट से, ये मकान का किराया और रेंट लगभग एक ही चीज़ है। ओके, तो कभी कभी लगान का प्राकृतिक तौर पर भी अर्थ लगाया जाता है, जैसे जो खेती हम करते हैं तो हमें सरकार को लगान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली इसको भी रेंट ही बोलते हैं। ओके, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं खेती करने को हमें जगह दे रही है, ऐसे करके समझ सकते हो, तो हम वहाँ पर लगान देते हैं। तो पारिवारिक आय वेतन, मजदूरी, ब्याज, मकान किराया, पेंशन, रॉयल्टी, बीमारी, दुर्घटना से प्राप्त आय। कई बार तो बीमारी या दुर्घटना से जब मृत्यु होती है तब भी आय प्राप्त होती है। उपहार, बीमा लाभ आदि रूप में भी हमें क्या होती है, आय प्राप्त होती है। मौद्रिक आय दैनिक आय, साप्ताहिक आय, पाक्षिक आय, मासिक अथवा वार्षिक हो सकती है। मतलब जो ये आय है, अगर पूछी जाए हमें किस किस तरीके से मतलब प्राप्त हो सकती है, किस किस समय में प्राप्त हो सकती है, तो आपको दैनिक भी, भाई आपके जो व्यवसाय वगैरह होते हैं, मान लो जो सोनार की दुकानें हैं, या डेली जिनके वैसे हैं सीमेंट सरिया की दुकानें हैं, तो क्या है वहाँ पर डेली वो लोग बेच रहे हैं।
ठीक है। साप्ताहिक आय भी कुछ जगह होती है, कुछ जगह पाक्षिक आय होती है, कुछ जगह मासिक आय होती है, कुछ जगह वर्ष में मतलब बोनस वोनस भी मिलता है तो वार्षिक आय भी होती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी आय की, अगर हम बात कर रहे थे जो आय होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये विनिमय का, एक्सचेंज का प्रमुख माध्यम होता है। ये शायद मैंने आपको बता दिया। ग्रॉस एवं केंडल की बात करें, इन्होंने क्या कहा है मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में एक परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। ग्रॉस एवं केंडल ने क्या कहा है कि जो एक तरीके की मुद्रा है जो एक परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, तो ज़्यादातर हमें मंथली ही आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं वास्तविक आय की। वास्तविक आय क्या होती है? वास्तविक आय, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमने अभी मौद्रिक आय पढ़ ली है, मौद्रिक आय आपको समझ में आ गई है। इसमें सिर्फ मतलब क्या है कि हमें मनी प्राप्त होती, मुद्रा प्राप्त होती, उसका एक निश्चित समय हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपको जो पैसे मिल रहे हैं वही मौद्रिक आय है। इतना आपको समझ आ गया। अब वो किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती है आपको, लेकिन वास्तविक आय को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक आय क्योंकि आपकी दो तरीके की होती है, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो कुछ सेवाएं मुद्रा खर्च किए बगैर तथा कुछ सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, उसी को वास्तविक आय कहते हैं। मतलब जो वास्तविक आय होती है, यहाँ पर दोनों खर्च आपको करने पड़ते हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको जो होती है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खर्च किए बगैर ही, मुद्रा बिना खर्च किए, मतलब फ्री में भी मिल सकती है। ठीक है, मुद्रा खर्च किए बिना या फिर जिसे आप कह सकते हो फ्री में। ठीक है, कुछ चीज़ें फ्री में, एक सेकेंड, और कुछ चीज़ों पे पैसा कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपको खरीदनी पड़ेंगी। मतलब ऐसा समझ लो, यहाँ पर फ़ोन पर लिखाई बन नहीं रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है ना सारा, तो कहाँ पे लिखती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ तो वो स्क्रीन आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेवाएं मुद्रा खर्च किए बगैर, ओके ध्यान से सुनिएगा, तथा कुछ सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, उसी को वास्तविक आय कहते हैं। मतलब वास्तविक है लेकिन दोनों ही काम इसमें करने पड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसी आय है? ठीक है, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ना, समझ में आएगा। जैसे पहले तो इनके उदाहरण ये बहुत पूछे जाते हैं। निःशुल्क यात्रा करना, निःशुल्क है, वास्तविक आय आएगा। चिकित्सा है, मकान है, घरेलू है, बागवानी से प्राप्त सब्जियां, फल, ये क्या है आदि। परंतु यदि यह वस्तुएं आपको निःशुल्क प्राप्त नहीं होती, उन्हें पैसा खर्च करके प्राप्त किया जाता है, तब परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, तो ये दोनों ही मिलकर वास्तविक आय कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम इसके उदाहरण देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप पढ़ो प्रत्यक्ष आय। जब आप इन दोनों को पढ़ोगे ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वह सेवाएं व वस्तुएं जिन्हें बिना पैसा खर्च किए ही प्राप्त किया जाए। वह सेवाएं तथा वस्तुएं जिन्हें बिना पैसा खर्च किए प्राप्त किया जाए प्रत्यक्ष आय कहलाती है। मतलब प्रत्यक्ष आय कौन सी कहलाती है? जिनमें हमें पैसा खर्च नहीं करने पड़ते, वो आपकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय कहलाती है। ठीक है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय भी बोल सकते हो आप इसे। जैसे आप एमएलए हो, एमएलए नेता होते हैं, एमपी हो, आप आईएएस हो, पीसी आईपीएस हो, आर्मी के कोई ऑफिसर हो, कोई भी हो, भाई यहाँ पर तो बढ़िया सैलरी मिलती है, तो आपको पैसे क्यों नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पर हो, तो आप ऑफिसर तो हो, साथ ही साथ आप क्योंकि एक अच्छे पोस्ट पर हो तो आपको निःशुल्क मकान दिया जा रहा है, आपको चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, टेलीफोन सुविधा भी दी जा रही है। ये सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, ये क्या है? आपकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कृषि कार्य से प्राप्त अनाज, हमारी जमीन है, हमने खेती बोई और हमें अनाज प्राप्त हुआ, भाई हमारी है वो। ओके, अब जब हमारा ही अनाज है तो उस पर हमें पैसे क्यों खर्च करने? भाई हमने अपने पहले हम बेशक पैसा लगाया उसको बोने में, लेकिन अब अनाज आ गया तो वो कोई और थोड़ी ना ले जाएगा, हमारा है, वो भी आपकी प्रत्यक्ष आय है। उसके लिए आपने पैसे, मतलब वही चीज़ अगर आपके पास नहीं होती तो आप आटा वगैरह, चावल वगैरह मोल लेकर खाते नहीं खाते। ठीक है, तो ये अनाज भी आपके क्या है? वास्तविक है, प्रत्यक्ष आय है। घरेलू बागवानी से प्राप्त साग सब्जियाँ, ठीक है। और एक चीज़ अभी आपको हम आगे और बताएंगे, जो आपकी अप्रत्यक्ष आय है ना, वो भी आपकी बिल्कुल फ्री नहीं है। लेकिन कैसे फ्री नहीं है, अभी हम बात करेंगे उस पर। यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष आय फ्री मिल रही है, लेकिन वो फ्री नहीं है। ओके, तो घरेलू बागवानी से प्राप्त साग सब्जियाँ, फल, पैतृक मकान, दुकान,
परिवार के सदस्यों द्वारा की गई सेवाएं, जैसे घर की साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, वस्त्र धोना, जो हम लोग घर में सेवाएं कर रहे हैं, अगर इतने की ही मेरे पतिदेव ने काम वाली लगा ली तो समझो हमारे पतिदेव की सारी सैलरी तो काम वाली ले जानी है। ठीक है, फिर पल गए हमारे बच्चे। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ये जो वस्त्र धुल रहे हैं हम लोग, जो बर्तन मांज रहे हैं, ठीक है, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम वाली का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, भोजन बना रहे हैं, वस्त्र सिलकर अपने घर में लोगों को पहना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो आप बचा रहे हो ना, ये आपकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। ओके, पुस्तकालय का खर्चा आपको नहीं देना पड़ रहा, पार्क का खर्चा नहीं देना पड़ रहा, पुलिस व्यवस्था का खर्चा आपको नहीं देना पड़ रहा, डाक खाने में कोई काम है नहीं खर्चा करना पड़ रहा। तो ये सब क्या है, जो भी सुविधाएं ये आपको मिल रही हैं, सामुदायिक सुविधाएं ये कहलाती हैं। ये कैसी हैं, आपकी प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। यहाँ पर आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष आय पढ़ लो। इनडायरेक्ट इनकम ये क्या होती है? इसके अंतर्गत वह वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिन्हें खरीदने के लिए मुद्रा तो खर्च करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ना कुछ बचत अवश्य होती है। मतलब यहाँ पर सीधा ये अर्थ नहीं होता अप्रत्यक्ष आय का कि आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ है वो मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर आपको पैसा खर्च करना। बचत यहाँ पर भी है। कैसे बचत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप गए, मैं समझा देती हूँ, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आप गए मार्केट, आपको पता है सब जगह जो लौकी की कीमत है वो 20 या 30 रुपए किलो चल रही है, लेकिन मंडी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारी सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। अब आप एक दिन गए और मतलब वीक में एक दिन मंडी चले जाते हो, ओके, एक दिन मंडी चले जाते हो, वहाँ पे लौकी क्या सारी ही सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। ठीक है, सारी सब्जियाँ सस्ती मिलती है। वही सब्जी आपके एरिया में तो आपको बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन एक दिन आप अगर मंडी चले गए, मेन मंडी, वहाँ से आप इकट्ठी एक वीक की सब्जी ले आए। अब उसमें आपकी जो बचत हो रही है, जो वो बचत हो रही है वो आपकी अप्रत्यक्ष आय कहलाएगी, क्योंकि वो बचत हुई है आपकी। वही लौकी आपको यहाँ पर 20 रुपए किलो मिल रही थी, वही लौकी आपको मंडी में 10 रुपए किलो मिल रही थी। अब वो बेशक आपको दिख नहीं रही, वो अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि वो आपको दिख नहीं रही कि आप 10 रुपए बचा के लाए हो। ठीक है, वो है कहीं ना कहीं बची हुई। ओके, मंडी आप कहीं भी लंबा सफ़र करते हो तो आप अपनी गाड़ी की बजाय ट्रेन का सफ़र कर लेते हो। अब अपनी गाड़ी से जाओगे तो 1000-2000 का पेट्रोल डीजल फूकेगा। ओके, और आप ट्रेन से चले जाते हो तो टिकट कितने, मुझे तो खैर आइडिया नहीं है ट्रेन का, मैंने ज़्यादा सफ़र नहीं किया है, पर हाँ ये पता है ट्रेन सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी बचत हो रही है। अब हम इतना सोचते नहीं हैं इन चीज़ों पर, लेकिन ये हमारी बचत हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम, या फिर वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, जहाँ पर पैसा तो खर्च होता है लेकिन कम खर्च होता है। ओके, ज़्यादा, जैसे बच्चों के आपने स्कूल में एडमिशन कराया लेकिन कम पैसों में हो गया, किसी भी रीजन से हो गया हो, कम पैसों में हो गया, तो वो कम पैसा मतलब थोड़ी बचत हो जाए उसको हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। प्रॉपर खर्च नहीं होता यहाँ पर कि आपको अगर 20 रुपए की लौकी हर जगह मिल रही तो आपको 20 रुपए में ही अगर लाए हो तब तो वो पूरा ही खर्च हो गया आपका। ठीक है, अगर सस्ते दाम, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि जो आपने चीज़, अब ऐसा नहीं है कि सड़ी हुई लौकी ले आए और आप कहोगे ये तो हमारी बचत हो गई, नहीं, फिर तो वो बेकार रहा। ओके, आपकी चीज़ में की क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, संतुष्टि मिलनी चाहिए उस चीज़ से। ये ना हो कि आप लौकी सस्ती तो ले आए, वो सड़ी हुई निकल गई या फिर वो पकी हुई निकल गई, वो आपको फेंकनी पड़ गई। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ भी क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। ओके, जैसे एक उदाहरण और दे देते हैं। सस्ते दाम में स्वेटर खरीद लेना, सस्ते दाम में सब्जी खरीदना, कम खर्चे में बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराना। मतलब कम है खर्च, लेकिन ये है कि खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें संतुष्टि जरूर मिलनी चाहिए। ओके, गृहिणी की कुशलता, यहाँ पर काम क्या आता है, गृहिणी की कुशलता, क्षमता, योग्यता, सूझबूझ, विवेकपूर्ण निर्णय, परिवार के सदस्यों के परस्पर सहयोग। अगर आपको इस तरीके के शब्द मिले और पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये वास्तविक अप्रत्यक्ष आय से। वैसे तो आय कमाने के लिए हर जगह ज्ञान की आवश्यकता है, हर जगह सूझबूझ की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर क्योंकि यहाँ पर पैसे बचाकर चीज़ खरीदनी है आपको, ठीक है ना, तो आदि पर वास्तविक आय निर्भर करती है। यदि किसी उपकरण, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये प्रश्न पूछा गया है इस तरीके का, ध्यान रखिएगा। यदि किसी उपकरण जैसे सिलाई मशीन आपने ली या वॉशिंग मशीन लिया, फ्रिज या कूलर कोई भी लिया, आज का आपने पूरा उपयोग किया, तब तो वास्तविक आय में वस्तुतः आपकी वृद्धि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ये पैसा लगाया है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन आपने क्या करा, ये लाए 2 दिन चलाया आपने और क्या किया, आपने कपड़े से ढककर रख दिया कि वॉशिंग मशीन, अरे चलो
थोड़े 2 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे, कौन सा हमें ड्यूटी जाना है ये सोच के आपने कपड़े धुल दिया। वो वॉशिंग मशीन आपकी पैक रखी है, ठीक है, सिलाई मशीन ले तो ली लेकिन पड़ी हुई है, कपड़े फट रहे हैं लेकिन आप सिल ही नहीं रहे हो, तो ये कहते हैं फिर आपकी वास्तविक आय कम हो गई। फिर फ़ायदा क्या हुई, तो आपने वेस्ट कर दिए ना पैसे। अगर वो पैसा आपने लिया है चीज़ और आप यूज़ कर रहे हो उस वस्तु को, तब आपकी वास्तविक आय में वृद्धि मानी जाती है। नहीं तो कहते हैं अगर आपने इसको उपयोग नहीं किया तो ढककर रख दिया तो वास्तविक आय कम हो जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अगर आप सामान कोई लाते हो और उसका उपयोग नहीं करते हो तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी वास्तविक आय कम मानी जाएगी, क्योंकि ये तो आपने बर्बादी कर दी, आपको इस चीज़ की आवश्यकता थी ही कहाँ, है ना, आपको यूज़ ही नहीं करनी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं मानसिक आय क्या होती है, साइकिक इनकम क्या होती है। देखो ये पूछा जाए, मतलब नॉर्मली ये किसी तरीके की आय नहीं होती है। मान लो हमने कोई भी चीज़ खरीदी और उससे हमें कोई मानसिक संतुष्टि हो रही है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपकी मानसिक आय कहलाती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे आपने को अभी हम बताया सस्ते दाम पे आपने स्वेटर खरीदा लेकिन वो स्वेटर ख़राब निकल गया, तो क्या है, कहीं ना कहीं आपको टेंशन होगी, इससे तो अच्छा हम मतलब अच्छा ही थोड़े पैसे डाल के और अच्छा स्वेटर ले लेते, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको असंतोष होगा। लेकिन वो स्वेटर आपका 700 रुपये, मान लो 1000 का स्वेटर आपको 700 में मिल गया, तो आप, और वो अच्छा भी निकल गया, वो पहना तो कोई ख़राब नहीं हुआ, उसमें रोए वगैरह नहीं उठे, कुछ भी कमी नहीं रही, तो आपको क्या संतुष्टि मिलेगी, वही आपकी मानसिक आय हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हर व्यक्ति की ये मानसिक आय समान नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच का होता है, ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो परिस्थिति, जो ये मानसिक आय होती है ये कैसी होती है, ये विशिष्ट रूप से आत्मगत होती है, जो पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि समान परिस्थितियों में समान वस्तुओं के सेवन से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संतोष मिलता है, ठीक है ना। हो सकता है वो 700 रुपये का स्वेटर आपको अच्छा लगा, आप ले आए, लेकिन आपके घर में आपके बच्चे को या किसी को नहीं पसंद आया, ठीक है, तो ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, ठीक है, तो ये उस हिसाब से डिपेंड करती है। ग्रॉस एवं केंटल ने क्या कहा है मानसिक आय को, थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रॉस एवं केंटल के अनुसार मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार के मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष है, ठीक है, क्लियर हुआ। जो आपका एक निश्चित समय में जो आपका परिवार है, आपने उनके लिए क्या किया, कोई खर्चा किया, तो एक निश्चित समय में एक परिवार के मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में और वास्तविक आय का उपयोग, वास्तविक आय अभी हमने बताई प्रत्यक्ष आय और फिर आपकी अप्रत्यक्ष आय, तो उनका क्या ये मिश्रित रूप है, और मतलब मिश्रित रूप है। आप चाहे प्रत्यक्ष आय आपको दो, मान लो किसी, जैसे कि आपकी प्रत्यक्ष आय क्या थी, संपत्ति थी, कि फैमिली की जो संपत्ति थी वो आपके पेरेंट्स ने आपको दे दी, ठीक है, लेकिन आपका दूसरा भाई भी हो सकता है, अब आपका मन हो सकता है किसी और प्रॉपर्टी को, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको एक दे दी और एक अपने दूसरे आपके भाई को दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में उस चीज़ को लेकर सेटिस्फेक्शन ना हो कि अरे हमें वो वाली ज़मीन चाहिए थी, पापा ने हमें ये वाली दे दी, ठीक है, तो क्या है, ये सबके अलग है। अब हो सकता है आपको प्रॉपर्टी तो मिल गई लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, तो क्या है तो प्रत्यक्ष। और ऐसे ही अप्रत्यक्ष में अभी हमने जो स्वेटर का उदाहरण दिया था कि जरूरी थोड़ी ना कि आप खरीद कर ले आए तो आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन आपकी फैमिली के भी सारे मेंबर आपका वो स्वेटर देख के खुश हो, ठीक है, तो ये चीज़ हो आप समझ में आप में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पारिवारिक आय के स्रोत की, सोर्स ऑफ फैमिली इनकम की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, फैमिली इनकम, वेतन आती है, सैलरी। आज हम ये पढ़ रहे हैं, कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, बचत प्लस विनियोग, बचत प्लस, 2 टॉपिक कल भी करेंगे जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, ओके, बचत प्लस विनियोग का क्लास होगा। तो आज हम अभी बात कर रहे हैं सैलरी की। सैलरी क्या होती है, तो सैलरी जो होती है किसे प्राप्त होती है, मानसिक श्रम करने वाले को, ओके, व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता, क्षमता, योग्यता, पद, निपुणता, कार्य की प्रकृति, अनुभव, परिश्रम आदि पर जो होती है सैलरी आपकी निर्भर करती है, किस तरीके का आपका पास अनुभव है। कई बार देखते हो बड़ी बड़ी नौकरी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है, आप जिस पद पर जा रहे हो उसके लिए योग्य हो या नहीं हो, तो उसी के आधार पर आपको नौकरी मिलती है और उसी के आधार पर आपकी सैलरी होती है। जितनी अच्छी पोस्ट उतनी अच्छी सैलरी। प्रति माह मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है सैलरी, ये भी आपको पता होगा। व्यक्ति के पद, योग्यता, श्रम, कार्य क्षमता आदि के अनुसार अन्य सुविधाएं भी वेतन के साथ यहाँ पर दी जाती हैं। मतलब हाँ, यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ कभी कभी बोनस वगैरह, तो अन्य सुविधाएं जैसे आपको मकान मतलब रूम मिल गया, ठीक है, खाना मिल गया फ्री में, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी सैलरी में अक्सर मिल जाती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं
नियमानुसार वर्ष होगा यहाँ पर, वर्ष में एक बार क्या होती है, वेतन में वृद्धि भी की जाती है, जिससे वार्षिक वेतन एनुअल इंक्रीजमेंट वृद्धि कहते हैं, ठीक है, एनुअल इंक्रीजमेंट कहते हैं, ठीक है, वेतन वृद्धि कहते हैं जिसको। तो ये कई मतलब हाँ ऐसा होता है, लगभग नौकरियों में क्या होता है, एक साल में आपकी सैलरी बढ़ने का भी प्रावधान होता है, ठीक है, जिसे हम एनुअल इंक्रीजमेंट वृद्धि कहते हैं। तो ये किस में होता है, आपकी जो आपकी इनकम है, सैलरी है, उसमें होता है, मतलब सैलरी जो होती है आपकी, उसमें ये चीज़ हर साल आती है। दूसरा आता है मजदूरी, ठीक है, पहला हो गया वेतन, ये हो गया आय का प्रकार कि आपको वेतन मिल रहा है। वेतन किसको मिल रहा है, जो मानसिक काम करते हैं। मजदूरी किसे मिलती है, वेजेस किसे मिलता है, जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, शारीरिक, ज़्यादातर आप मजदूर वर्ग देखते हो क्या करते हैं, ज़्यादातर बोझा ढोना, सीमेंट का मतलब मकान बनवाने का काम, तो ये क्या शारीरिक श्रम के अंतर्गत आपके आते हैं। कल कारखानों में काम करना, खेतों में काम करना, ये क्या है, ये सारे मजदूरी में ही आते हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी हमने कहा जो सैलरी होती है वो किससे मिलती है, जो मानसिक काम करते हैं। हमने कहा मजदूरी किससे मिलती है, जो शारीरिक कार्य करते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रही हूँ। पूछा जाए चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सक जो आपके और डॉक्टर होते हैं, ठीक है, एवं वकीलों द्वारा ली गई राशि क्या कहलाती है, तो इन्हें हम फीस देते हैं, ठीक है। लेखक जो होते हैं, जो लेखक राइटर्स होते हैं, ओके, तो जैसे मान लो हम कहते हैं वृंदा मैम ने किताब लिखी होम साइंस की, रीना खनूजा की किताब, तो ये लोग हैं, ये लोग क्या कहलाते हैं, मतलब इन्हें क्या मिलता है पैसे के रूप में, इन्हें रॉयल्टी मिलती है जितनी भी ये लगाएं अपनी किताब की, ठीक है। एजेंट को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, एजेंट लोगों को हम देते हैं कमीशन, ठीक है, कमीशन एजेंट को देते हैं, रॉयल्टी लेखक को देते हैं, वकील और चिकित्सक को क्या देते हैं, फीस देते हैं। भाई डॉक्टर क्या जाते हैं तो कहते हैं क्या फीस है आपकी, ठीक है, कहते हैं ना रिसेप्शन पे जाके फीस क्या है, ओके, तो एजेंट लोगों को कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर अर्थशास्त्र में वेतन, फीस, कमीशन, रॉयल्टी, बोनस, ये सभी मजदूरी कहलाते हैं, ओके। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल भाषा में ये अलग अलग चीज़ें हैं। हमने कह दिया मजदूरी शारीरिक श्रम करने वालों को देते हैं, ये चीज़ें हमने कह दी मतलब नॉर्मल किसी ने कहा। लेकिन जो अर्थशास्त्री लोग होते हैं, इन्हें चाहे आप वेतन कह लो, चाहे फीस कह लो, चाहे कमीशन कह लो, चाहे रॉयल्टी कह लो, या फिर बोनस कह लो, ये सबको मजदूरी ही मानते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री सबको मजदूरी मानता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी लाइन पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्री हर तरीके की इनकम को क्या मानता है, मजदूरी मानता है, ठीक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी प्रकार के श्रम को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक परिश्रम के बदले में जो भुगतान किया जाता है, मजदूरी कहलाता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से वो कमाई कर रहा है लेकिन वो उसके लिए मजदूरी, अर्थशास्त्री हर तरीके की इनकम को क्या मानता है, मजदूरी मानता है, ओके। तो मजदूरी के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे मजदूरी की डेफिनेशन देख लीजिए मार्शल की, बकाया हमने मजदूरी आपको पढ़ा दिया क्या होता है। मार्शल की परिभाषा है, श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है। श्रम की सेवा मतलब उसने क्या किया, मेहनत की किसी व्यक्ति ने, तो हमने उसके बदले उसे क्या दिया, मूल्य दिया, वही क्या है, मजदूरी है। ये मार्शल की परिभाषा है। बेनम ने क्या कहा है मजदूरी के लिए, मजदूरी मुद्रा की वह रकम है जो किसी प्रसंविदा के अंतर्गत किसी नियोजन द्वारा किसी श्रमिक को उसको अर्पित सेवाओं के बदले दी जाती है। मतलब किसी श्रमिक ने जो भी सेवा आपको दी उसके बदले आपने क्या किया, वहाँ का जो भी प्रसंविदा या नियोजक करता था उसने उसको पैसे दिए, ठीक है, वो मजदूरी है, ठीक है। मजदूरी के प्रकार पूछे जाते हैं, कितने हैं, तो 2 प्रकार हैं मजदूरी के। कौन कौन से, एक कार्यानुसार मजदूरी, ठीक है, बेसिस फॉर वर्क, मतलब उसका काम कैसा था, 1 घंटे का काम था, पूरे दिन का काम था, 2 घंटे का काम था, ज़्यादा भारी कोई काम था, हल्का काम था, तो उस तरीके से मजदूरी आपने दे दी। कभी कभी हम लोगों को छोटे काम की ज़रूरत होती है तो हम 1 घंटे के लिए एक मजदूर ले आते हैं कि भाई ये भैया हमारा थोड़ा सा काम है कर दो सही, ठीक है, तो वो उस तरीके से उतने टाइम की मजदूरी लेके चला जाता है। एक होती है समयानुसार मजदूरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब एक फिक्स कर लेते हैं कि हमने जैसे ठेका दे दिया, ठीक है, समझने के लिए ठेका दे दिया कि हमें 1 महीने में हमारा ये मकान बना हुआ चाहिए, तो वो होते वो सारे मजदूर हैं ना, तो वो उनको क्या है, आपने क्या किया, एक टाइम दे दिया कि इतने समय में आपने हमारा काम करना है और हम आपको इकट्ठा पैसा दे देंगे, या कुछ पैसा पहले दे दिया कुछ पैसा बाद में दे दिया करके। तो ये होता है 2 तरीके की मजदूरी, एक कार्य अनुसार होती है, दूसरी समय अनुसार। पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता। लगान एवं किराया वही क्या होता है, एक तरीके का रेंट होता है, ओके। रेंट होता है जो भूस्वामी, खासतौर से भूस्वामी जैसे हमारी लैंडलॉर्ड होते हैं, जो मकान मालकिन वगैरह होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं, हम उनकी ज़मीन खेती करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, या मकान मालिक के घर में जाके हम रहते हैं किराए पे, तो ये क्या होता है, एक तरीके का रेंट होता है जो भूस्वामी को दिया जाता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हो। मार्शल ने क्या कहा है, वह आय जो भूमि तथा प्रकृति के अन्य निःशुल्क उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होती है उसे लगान
कहते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके पारिवारिक आय के स्रोत पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम ब्याज की बात कर लेते हैं। ब्याज आप जानते हो, हम चाहे बैंक में पैसा जमा करें, कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल अपने जो आसपास में भी ब्याज पे पैसे उठा देते हैं, मतलब इलीगली जो होते हैं ना, नॉर्मल किसी को भी दे दिया, लीगल नहीं माना जाता है वो। लीगल तो भाई होता है कि बैंकों में जमा कर दो। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। ओके, नॉर्मल हमने चाहे किसी रिश्तेदार को, किसी को भी ज़रूरत थी उसे दे दिया, उससे हमने कह दिया कि हमें इसका ब्याज भी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मतलब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ओके, ऐसे हम बैंक में जमा करते हैं या फिर हम एफडी वगैरह कराते हैं, तो हमें क्या होता है, ब्याज मिलता है, तो उसको हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। मान लो हमारा पैसा बैंक ने प्रयोग किया, ठीक है, मार्केट में ले जाके, और उसके बदले हमें क्या दिया, ब्याज दिया। ठीक है, तो अभिवृद्धि काल में ब्याज की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो अभिवृद्धि काल होता है, मान लो मार्केट में या जहाँ भी वो पैसा लगाता है वहाँ पर अगर वृद्धि चल रही है, ओके, तो हमारी जो ब्याज दर है वो भी बढ़ती है। ठीक है, और अवसाद काल, मान लो किसी वजह से काम जो है स्लो चल रहा है या कम चल रहा है, तो हमारी ब्याज दर में भी कमी आ जाती है। तो आपने ऐसा देखा भी होगा, कई बार ब्याज बैंकों में घटा या बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण क्या होते हैं, अल्पकालीन ऋण की बात कर लेते हैं। अल्पकालीन ऋण में ब्याज की दर कम होती है। ठीक है, परंतु दीर्घकालीन ऋण, मान लो आपको लोन लेना है, ओके, लोन लिया, जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी में क्या होता है, हमें मकान बनाना है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो अगर हमने अल्पकालीन समय के लिए लोन लिया है तो ब्याज की दर कम होती है। अगर हमने लंबे समय तक के लिए मतलब दीर्घकालीन लोन लिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है, लंबे समय तक का ले लिया है, ठीक है, तो या फिर ज़्यादा लोन लिया है, तो हम लोग क्योंकि पूरी सैलरी तो नहीं दे सकते, घर के भी खर्चे निकालने, तो क्या होता है, दीर्घकालीन लोन करा लेते हैं। ओके, तो उस समय क्या होता है, ब्याज की दर अधिक होती है। तो जितना लंबा आपका लोन होता है, ऋण होता है, मतलब उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पर ब्याज भी देना, मतलब ब्याज भी प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, छोटा लोन कराते हो तो ब्याज की दर कम होती है, मतलब ब्याज कम मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप दीर्घकालीन लोन कराते हो तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, युद्ध है, आपातकालीन आदि परिस्थितियों में भी ब्याज की दर में वृद्धि कर दी जाती है। ओके, बैंकिंग सुविधा अधिक विकसित होने से ब्याज की दर में कमी हो जाती है। मान लो बैंक काफ़ी विकसित है, जहाँ आपने अपना पैसा जमा किया है, तो आपको क्या है, ब्याज भी अच्छा मिलता है। ओके, आगे आ जाते हैं लाभ एवं लाभांश, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड डिविडेंड, भी क्या होता है, आपकी पारिवारिक आय का ही एक स्रोत है। ये जो होता है ना, ये रिस्की होता है। ठीक है, ये रिस्क जो व्यक्ति यहाँ पर खर्च करता है वो रिस्की होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी पैसा आपने लगाया अगर वो डूब गया, ठीक है, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह समझ सकते हो। जैसे आपने कोई अपना बिजनेस डाला, ऐसे समझ सकते हो। तो आपने क्या करा, अपना बिजनेस डाला, और उसमें जो भी बिजनेस में आपने पैसा लगाया, अगर वो सारा एक समय बाद जो भी आपने टारगेट बनाया उस समय तक आपको वापस आ गया, तब तो वो आपका बिजनेस फायदे में रहा। ठीक है, मतलब जो पैसा आपने लगाया वो तो आया, उसके बाद भाई जितना लगाया उतना ही थोड़ी ना कमाओगे, उसके बाद आपकी बचत भी हुई। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे लाभ एंड लाभांश, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। लेकिन बाई चांस वो पैसा डूब गया, मतलब आपने जो बिजनेस डाला वो नहीं चला, ठीक है, तो वो काम हो गया, नहीं हो गया, रिस्की आपका, तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है। ओके, इससे लाभ प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी आपको हो सकता है, लेकिन ये भी चीज़ क्या होती है, आय को बढ़ाने का साधन है। कई बार जिन लोगों का ये काम चल जाता है वो बहुत करोड़पति हो जाते हैं। ठीक है, बोनस, आपको वही बात हमने बताया, तो जो सैलरी हमारी मिलती है, तो सैलरी में भी, मजदूरी में भी बोनस दिया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से क्या होता है, ये सब बोनस ही, सारे मजदूरी होते हैं। ठीक है, तो बोनस खासतौर से जिनकी सैलरी मिलती है उन्हें साल में दिया जाता है। रॉयल्टी हमने बता ही दिया आपको, जो लेखक होते हैं उन्हें मिलती है। पेंशन क्या होता है, जब हम रिटायर होते हैं, मान लो हमारी गवर्नमेंट जॉब है, आप टीचर हो, आपको क्या है, उसके साथ पेंशन, अब तो शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन पहले पेंशन का वो था, अभी भी मिलती है पुराने लोगों को। तो उनको क्या है, जब वो रिटायर होते हैं तो 50% जो होता है उन्हें पेंशन, जितनी सैलरी होती है उसके आधार पर 50% उन्हें पेंशन दे दी जाती है, मतलब उसकी आधी सैलरी कर दी जाती है। ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी की बात करें, जैसे पेंशन क्या होता है, आपको हर महीने मिलता है, लेकिन ग्रेच्युटी क्या होता है, आपकी सैलरी से ही कुछ पैसा काटा जाता है, और लेकिन जब आप रिटायर होते हो तो एक मुश्त धनराशि आपको दे दी जाती है, मतलब एक इकट्ठी राशि, जिसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी। ठीक है, मतलब जब रिटायरमेंट पर आपको कुछ काफ़ी राशि मिलती है, उसे कहते हैं कि इकट्ठा पैसा आपको मिलता है। और पेंशन आपका अलग है, जो आपको हर महीने मिलेगा, लेकिन ये आपके पैसे से ही काटा गया, आपकी सैलरी से कुछ काटा जाता है, वो है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं उपहार, गिफ्ट्स, आप जानते हो। अच्छा, इसका एक प्रश्न मुझे बहुत उम्मीद थी कि शायद इसमें मिलेगा। एक प्रश्न आता है, उपहार की राशि, न्यूनतम उपहार की राशि क्या है, तो कहीं दिया है 11 रुपये, कहीं दिया है 21 रुपये, और कहीं दिया है 500 रुपये। अब इन 3 प्रश्नों में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। ये आंसर किसी को पता हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे वृंदा मैम से उम्मीद थी, उनकी बुक में भी ये आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है,
कि इसकी राशि क्या है। आपको किसी को कहीं किसी बुक में मिल रहा हो तो प्लीज़ हमें आंसर ये बताएं, हम भी इस आंसर में बहुत कंफ्यूज हैं, कई जगह अलग अलग दिया हुआ है। ओके, उपहार तो गिफ्ट्स वही होते हैं जो हमें हमारे यहाँ जन्मदिन, विवाह, मुंडन, त्यौहार पर जो हमें मिलते हैं वो गिफ्ट्स कहलाते हैं। लॉटरी क्या होती है? लॉटरी आप जानते हो ये आय का अच्छा साधन आज के समय में माना जाता है, लेकिन इसमें होता क्या, मान लो कोई व्यक्ति काफ़ी गरीब भी है लेकिन उसने टिकट खरीद लिया और बाई चांस उसकी लॉटरी लग गई तो काफ़ी इसमें प्राइज़ होता है, वो माला माल हो जाता है। तो लॉटरी एक तुक्के वाली चीज़ होती है, हालांकि ये कोई आय का स्रोत हो सकती है लेकिन ये कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिसको आप कहोगे हर किसी पे लागू होता है। ये चांस की बात होती है किसकी निकलेगी, लेकिन ये भी आय का एक स्रोत है, अगर लग जाती है जिस व्यक्ति को उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। बीमारियों में दुर्घटना से प्राप्त राशि, ठीक है, बीमारियों में जो दुर्घटना वगैरह हो जाती हैं कई बार तो उनसे भी राशि कई बार प्राप्त होती है, जैसे गवर्नमेंट देती है या कुछ भी, तो ये भी हमारी आय का साधन हो जाती है। भत्ता जो होते हैं, अलाउंस, जो भत्ते वगैरह मिलते हैं सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थान वगैरह होते हैं जो उद्योग धंधे, फैक्ट्री, मिल, ये सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भत्ता भी समय समय पर लोगों को देती हैं अपनी सैलरी के साथ, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज वाले देते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे, छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षा के को प्राप्त करने के लिए जो मदद की जाती है गवर्नमेंट वगैरह के माध्यम से, उसे कहते हैं छात्रवृत्ति, ठीक है। अब बात करते हैं पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक की, फैक्टर्स इफेक्टिंग फैमिली इनकम। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, ओके, वो भी आपकी आय को प्रभावित करती है। कुशल गृह प्रबंध नहीं है, वो भी प्रभावित करेगा। देखो इन्हें पॉइंट को आप याद कर लो, उसमें कोई रामकथा नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन से तत्व हमारी आय को प्रभावित करेंगे। तो मुद्रा की क्रय शक्ति, मान लो पैसा ही आपकी कीमत बहुत सस्ता है, पैसे की कीमत बहुत सस्ता है, जैसे हमने बताया हमारा रुपया 84, जो आपका डॉलर है वो $1 कितने का है? 84 रुपीज़ का है। तो कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले जो है रुपया काफ़ी सस्ता है, ठीक है ना। कहाँ $1 और कहाँ 84 रुपये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सस्ता है। तो मुद्रा की अगर क्रय, आपके पैसे की अगर क्रय शक्ति कम है तो भी आपकी जो है इनकम आय कम रहेगी, हमारे राष्ट्र की आय कम रहेगी तो हमारी आय कम रहेगी, है ना। कुशल गृह प्रबंध नहीं है आपके पास, कौशल नहीं है, सैलरी है पर कौशल ही नहीं है कि कैसे अच्छा सा बजट बना के बढ़िया अपने घर का सिस्टम किया जाए, तो भी आपकी आय प्रभावित होगी। परिवार की कुल आय, ठीक है, परिवार की कुल आय, और जैसे वही बात आ गई, कमाने वाले कम, खाने वाले ज़्यादा हैं तो भी आपकी समस्या होगी। तो परिवार की कुल आय क्या है? तो ये भी जो होती है आपकी, ठीक है, मतलब वही कुल आय का मतलब परिवार का जो मुखिया है या फिर जो परिवार के और लोग हैं, अगर बहुत अच्छी इनकम है तो कहीं ना कहीं जीवन स्तर उनका अच्छा होगा, ठीक है, और नहीं है तो निम्न स्तर का होगा। तो ये सब चीज़ भी जो आय से ही प्रभावित होती हैं, ओके, आय को प्रभावित करती हैं। सामुदायिक सेवाओं का उपयोग, जो समाज की जो सामुदायिक जो हमें सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, अगर उनका हम सही से प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आय बचत होगी। हम खुद ही जा रहे हैं हर जगह पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, जबकि गवर्नमेंट हमें फ्री में दे रही है, हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं, तो भी कहीं ना कहीं हमारी आय प्रभावित होगी, क्योंकि हर जगह हम अपना पैसा खर्च करेंगे जाके, ठीक है। और उपयोग का ढंग, वही चीज़ आ जाएगी, जैसे कुशल गृह प्रबंध की कमी है या फिर उपयोग का ढंग नहीं है, आपके पास आय है पर आपको तरीका ही नहीं खर्च करने का, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी आय को प्रभावित करेंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं परिवार का जो आपका स्वरूप होता है, ओके, परिवार का जो स्वरूप मतलब परिवार का आकार, आपका एकाकी परिवार है या फिर आपका मतलब संयुक्त परिवार है, ये सारी चीज़ें भी आपकी आय को प्रभावित करती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवारों में ज़्यादातर ये होता है कि कमाने वाला एक और खाने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। वास्तविक आय की मात्रा, जो आपकी वास्तविक आय हमने बताई 2 तरीके की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो वास्तविक आय किस तरीके की, मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ रही हैं, तब तो आपको बहुत भई आवश्यक, मान लो परिवार बड़ा है और आपकी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का मतलब क्या है कि हर चीज़ आपको खरीदनी ही पड़ रही है, भले ही कम दामों में खरीद रहे हो लेकिन खरीदनी पड़ रही है। और जो प्रत्यक्ष आय थी उसमें क्या थी, चीज़ें हमें फ्री में भी मिल रही थी, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो वास्तविक आय की मात्रा किस तरीके की है, आपके पास प्रत्यक्ष आय ज़्यादा है या अप्रत्यक्ष आय ज़्यादा है, तो भी आपकी जो है परिवार की स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का उचित उपयोग करना, मतलब आपके पास जो साधन है उनको प्रयोग करने का तरीका नहीं है, ओके। परिवार की भोगवादी प्रकृति, किस तरीके का नेचर है, मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं ना, बस जो कमाया वो खाने की उड़ाने की आदत होती है, अगर वो वाली प्रवृत्ति है तो भी दिक्कत होगी। और परिवार के सदस्यों का योगदान कैसा है, मतलब आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मिलजुल कर
निर्णय लिए जाते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या कहने के लिए ही साथ रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके परिवार की आय को प्रभावित करती है। कई बार क्या होता है, वैसे तो सब सगे होते हैं, लेकिन जब किसी पर समस्या होती है तो सब अपनी अपनी तरफ हो जाते हैं। कई ज्वाइंट फैमिली ऐसी होंगी, रह तो साथ रहे लेकिन समस्या पे क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो अब मान लो जिसके ऊपर समस्या आई है वो क्या करेगा, वो बेचारा झेलेगा अकेले, है ना। वैसे सब मिल के रह रहे हैं लेकिन समस्या पे सब अपने अपने हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है वृद्धि के जो आय की वृद्धि में क्या क्या चीज़ें सहायक हो सकती हैं, कौन कौन से साधन हैं जो हमारी आय को बढ़ा सकती हैं। तो आप गृह एवं लघु उद्योग धंधे डाल सकते हो भाई, अभी जो हमने बताया मछली पालन, बास्केट वगैरह बनाने का काम हो गया छोटे स्तर पर, मछली पालन या फिर मधुमक्खी पालन या फिर गाय वगैरह की डेयरी, गाय भैंस की डेयरी करना, ये छोटे छोटे काम जो हैं डाले जा सकते हैं। ओके, समय का मितव्ययतापूर्ण उपयोग। अब आजकल तो और भी जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप लोग कुछ ऐसे मोबाइल सही करना, इस तरीके के काम आज के समय में सीखे जा सकते हैं, है ना। आप तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर काम कर सकते हो। समय के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। धन का मितव्यय करना, आपके पास जो आय है उसका कम से कम सही से उपयोग करो। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं भंडारण, मान लो जब कोई सब्जी सस्ती पड़ती है, अभी जैसे मेथी चल रहा है, मेथी है अभी जो है सस्ती मिल रही, तो आप इसे सुखा के रख लो, गर्मियों में आप इसको बना सकते हो सुखा के रख के। तो क्या, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना। इस समय आपको कई चीज़ें अचार वाली मिलेंगी, अचार पापड़ अचार वगैरह बना के रख लो, जो आपके बारिश के मौसम में अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप, क्योंकि बारिश के मौसम में सब्जियां सड़ने लगती हैं, टमाटर वगैरह सारी सब्जियां तो बहुत महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो इनका संरक्षण एवं भंडारण करके रखना कि आगे आपके काम आ सकें। जैसे कि टमाटर की आपने प्यूरी बनाकर प्रिजर्वेटिव डालकर रख ली, ठीक है, लंबे समय तक चल जाती है। तो मतलब अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धन का उचित विनियोग, जो भी धन है आपके पास, मान लो अभी शादी हुई, बच्चे नहीं है, काफ़ी अच्छी आय, तो उनका क्या करना, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना, चाहे बैंक में जमा कर देना, कहीं भी जहां आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सके, ठीक है। तो विनियोग करना आना चाहिए, इससे आपकी आय बढ़ेगी। ये नहीं पैसा है लेकिन वो ऐसे ही सेफ में अलमारी में रख रखा है तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होना है। ओके, तो श्रम एवं बचत के साधनों का प्रयोग, जो भी आपके पास श्रम एवं बचत के साधन है, अगर उनका प्रयोग करोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बची रहेगी और उस एनर्जी का आप प्रयोग कोई उद्योग धंधा डालने में कर सकते हो, जिससे आपकी आय बढ़ेगी, ठीक है। बागवानी करना, भाई सब्जियां घर में उगा लो, आसपास में जगह हो, और उससे क्या है, आपके घर में भी आपको फ्रेश सब्जी मिलेगी और आपके बचे तो उसको बेच भी सकते हो, ठीक है। गृहिणी का कुशल प्रबंधन और बजट बनाना, जो भी आय है उसका बजट जरूर बनाओ, जब भी फालतू कोई खर्चा हो उस बजट से उसको हटाओ, ठीक है। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न हमेशा करना। ये नहीं है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत क्या है, कोशिश तो करनी चाहिए ना आगे बढ़ने की, बस वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो फैमिली का स्तर है उसको और ऊंचा उठा सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होती है, आय बढ़ती है। अब हम पढ़ लेते हैं पारिवारिक व्यय, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है, पारिवारिक व्यय में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, इसलिए परेशान मत होइएगा। ओके, पारिवारिक व्यय, फैमिली एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो आय, जो पारिवारिक व्यय होता है, फैमिली एक्सपेंडिचर जो होता है, आय का वह भाग जिसका उपयोग परिवार पारिवारिक, देखो अभी हमने आपको व्यय वैसे समझा दिया था, ओके, स्टार्टिंग में समझा दिया था कि व्यय हम एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, जो हमारी आय होती है उनमें जो हम खर्च करते हैं उसे हम व्यय कहते हैं, ठीक है। और जो बचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो आय का वह भाग जिसका उपयोग परिवार पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो खर्च करता है, ठीक है। आय का जो आय हमारी जो इनकम है उसका वह भाग जिसका उपयोग परिवार पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो खर्च करता है, पारिवारिक आय कहलाता है। जैसे कि कांति पांडे की एक डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है, परिवार विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से जो भी धन उपार्जित करता है, मतलब जो भी धन कमाता है उसे कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है तथा किस प्रकार खर्च करना है, इसे ही हम व्यय कहते हैं। ओके, समझ आया। पारिवारिक व्यय के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर। पारिवारिक व्यय के जो प्रकार हैं मुख्यतः कितने हैं, ठीक है। व्यय होगा यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपभोग व्यय जो कंज्यूमल एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है बचत जिसे हम सेविंग्स कहते हैं। जो आपके कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम, जैसे भोजन है, वस्त्र, आवास है, ये आपके उपभोग व्यय। अच्छा, व्यय के हमने कहा दो प्रकार होते हैं, हमने एक कहा उपभोग व्यय और दूसरा कहा बचत व्यय। उपभोग व्यय का मतलब क्या है, उपभोग व्यय का मतलब यह है कि जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं कोई ना कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए कर रहे हैं, तो वो चाहे आपका भोजन, वस्त्र, मकान हो गया, या और बच्चों की शिक्षा हो गई, बच्चों का मनोरंजन हो गया, बच्चों का कुछ भी, मतलब हमारा भोजन, वस्त्र, कुछ भी हो सकता है। मतलब जितने हम घर में खर्च करते हैं वो सारे कौन से व्यय होते हैं, उपभोग व्यय। क्योंकि बचत में तो सिर्फ बचत ही आती है ना, सेविंग। तो जो भी आप खर्च कर रहे हो, आप कुछ भी, अभी ठंड है आप हीटर ला रहे हो, आप गीजर लगवा रहे हो, ये सब क्या है, आपका उपभोग है,
ठीक है, उपभोग व्यय होता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो जो आपकी आपका व्यय होता है, व्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है उपभोग व्यय, दूसरा होता है बचत। अब बचत क्या है? आपने जो आपकी आय थी उसमें आपने उपभोग का मतलब क्या है? ये खर्च कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद कुछ बच गया तो उसे हमने बचत कह दिया, ठीक है। यही आपकी क्या होती है? आपकी बचत, सेविंग कहलाती है, ठीक है। तो आपके 2 तरीके का ये व्यय होता है। अब ये बचत, अब आप कहोगे ये बच गया तो ये व्यय कैसे है? भाई ये तो बच गया, ये व्यय कैसे? तो क्या ये पूरी जिंदगी बचा रहेगा? नहीं, इसका आप प्रयोग कब करोगे? भविष्य में कोई भी समस्या आ सकती है, ठीक है, भविष्य की कोई आवश्यकता हो सकती है आपकी, जैसे बच्चों की शिक्षा हो सकती है, आपका कोई प्लान हो सकता है मकान घर बनवाने का, ठीक है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है ना, कैजुअलिटी कोई बता के होती है, ओके, कोई अस्वस्थ हो सकता है, किसी की वृद्धावस्था होगी, उसकी देखभाल में ज़्यादा धन लगेगा, ठीक है, बच्चों की शादी विवाह हो सकता है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा हो सकता है। तो ये बचत हमेशा नहीं बचत रहेगी, ये एक समय बाद खर्च हो जाएगी, लेकिन अभी की बचत है, मान लो इस महीने बच गया, ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसलिए आपकी जो बचत होती है वो आपकी बचत कह रही हूँ मैं, जो आपका खर्च होता है, व्यय होता है, वो 2 तरीके का होता है। ओके, अब बात करते हैं, जो आपने बताया जो व्यय होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक का हमने उपभोग व्यय, दूसरा का बचत। तो उपभोग व्यय के भी प्रकार होते हैं। जो उपभोग व्यय होते हैं वो भी आपके 3 तरीके के होते हैं। ओके, उपभोग कितने होते हैं? 3 तरीके के। एक होता है आपका निश्चित व्यय, जो फिक्स्ड होता है एक्सपेंडिचर, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये तो निश्चित है, ये तो आप करना ही करना है, क्या आप बिना खाए रह सकते हो? नहीं। या मकान का किराया है, आपको देना ही देना है, आपको बच्चों की फीस देनी ही देनी, ये तो निश्चित है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो कुछ होते हैं अर्धनिश्चित व्यय, जिसे हम कहते हैं सेमी फिक्स एक्सपेंडिचर, जैसे कि अर्धनिश्चित आप कह सकते हो, जैसे मुंडन है, जन्मदिन है, बेशक ये फिक्स है कि जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन हर साल ये जरूरी थोड़ी ना कि आप हमेशा खर्च ही करो, हो सकता है हर बार आपके घर में काटो, लेकिन कभी क्या होता है अचानक बच्चों ने जिद की तो आपने थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। मुंडन हर साल हो, फिक्स नहीं कि हर साल ही होना है, ठीक है, कभी कभार होने वाला है, तो ये अर्धनिश्चित होता है, ठीक है। कभी हम हमेशा अच्छा खाना खा रहे थे, कभी हमने क्या करा, मतलब हमेशा हम थोड़ा नॉर्मल खाना खा रहे थे, अभी हमारा क्या बच्चे ने जिद कर ली तो पनीर भी बना लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या अर्धनिश्चित है, हमें उम्मीद नहीं थी हम इस महीने ये खर्च करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है, रिश्तेदार वगैरह, या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, कोई हमने उपकरण खरीद लिया, ओके, जो कि उम्मीद नहीं थी, तो ये अर्धनिश्चित व्यय में आ जाता है, जो हमारा फिक्स नहीं होता, ओके। अन्य व्यय जो आपके छोटे मोटे व्यय चलते ही रहते हैं, जिसका जैसे कि आपने कोई मनोरंजन पर व्यय कर दिया, अचानक कहीं जाने का प्लान कर लिया, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, आपने कोई आभूषण खरीद लिया, इस तरीके के जो व्यय होते हैं ये अन्य व्यय में आते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो ये हो गए आपके व्यय के प्रकार। अब बात आती है व्यय जो होते हैं, व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या होंगे। जैसे आय को प्रभावित करने वाले तत्व हमने पढ़े थे, तो वस्तुओं की उपलब्धता, अगर आपके एरिया में कोई भी चीज़ खूब उपलब्ध है तो आपको उस पर कम पैसा खर्च करना होगा। जैसे हमने बताया कोई भी काम से संबंधित आपके आसपास में ही बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, तो वो चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन वही चीज़ कहीं से आपकी निर्यात होकर आ रही है, चाहे आपके किसी अलग स्टेट से या फिर विदेश से आ रही है कोई चीज़, वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। गृहिणी की योग्यता एवं दक्षता भी, मान लो चीज़ कम पैसों में भी तैयार हो सकती थी, लेकिन आपके अंदर उसका कौशल ही नहीं था कि आप उसे कम पैसों में कैसे ले सकते हो। निवास स्थान एवं स्थिति, ओके, क्योंकि शहरों में खर्चे ज़्यादा, मतलब खर्चा जो होता है महंगा पड़ता है, और गांव में कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। जैसे साग सब्जी आपकी जगह है तो आप उगा सकते हो, लेकिन शहर में आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। जानवर भी गांव में लोगों के होते हैं तो दूध दही का बच जाता है, ओके। तो इस तरीके से आप मान सकते हो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभावित। शहरों में अनाज भी खरीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खरीदना पड़ता, लोगों की खेती होती है, ओके। और दूसरा प्रज्ञापन भी क्रय शक्ति प्रभावित करते हैं। जैसे 25 से 30 साल तक के जो लोग होते हैं, मतलब 25 से 30 साल तक के, ओके, 16-17 साल से 25 से 30 साल तक के जो लोग होते हैं, उसके बाद के जो लोग होंगे 25 से 30 साल के जो बाद के लोग होंगे वो विज्ञापन से प्रभावित नहीं होते, लेकिन 25 साल से कम के जो लोग होते हैं वो विज्ञापन में कोई भी चीज़ देखेंगे और पैसा होगा तो तुरंत खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रहन सहन का स्तर, कुछ लोगों को बहुत शो ऑफ की आदत होती है, तो वो भी चीज़ें, उसमें भी आपको व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। कमाऊ सदस्यों की संख्या, ओके, कमाने वाला हमने क्या कहा, एक है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर किराया तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आय आपकी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहो कि मतलब आपको व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, खाने वाले ज़्यादा हैं। परिवार के सदस्य की संख्या, वही बात आ गई, सदस्य ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, ओके। बच्चों की संख्या, बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा, ठंडों में आपके एक होता तो आप एक स्वेटर जैकेट ले आते, काम चल जाता, लेकिन 2 हैं तो दोनों को लानी पड़ेगी। परिवार का स्वरूप एकाकी या संयुक्त कैसा है,
ये भी जो होता है क्रय शक्ति पर प्रभाव डालता है। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो संयुक्त परिवार है तो आपके एक फ्रिज में भी काम चल जाएगा, ठीक है, एक फ्रिज में भी काम चल जाएगा। लेकिन आप एकाकी परिवार में हो तो जितने, अगर मान लो 3 भाई हैं तो तीनों का फ्रिज अलग अलग होगा, ठीक है। तो कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। कुल पारिवारिक आय क्या है, तो ये भी जो है क्रय शक्ति को प्रभावित करती है, मतलब हमारे व्यय को प्रभावित करता है। मान लो आपकी आय कम है तो आप क्या सोच समझ के खर्च करोगे, है ना, हर चीज़ नहीं खरीदोगे, तब ये सोचोगे, ज़रूरत की चीज़ें भी आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी अगर आपकी आय कम है, ठीक है। तो व्यय आय का क्या महत्व है, मतलब जो आपका जो व्यय है, व्यय का महत्व क्या है। व्यय से आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। भाई हम खर्च ही नहीं करेंगे, जैसे कंजूस लोग होते हैं वो